नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों संग बैठक कर प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को बंद सड़कों को शीघ्रता से खोलने के निर्देश दिए। साथ ही जिला प्रशासन को सतर्क रहने और आमजन को समय पर जानकारी देने के निर्देश दिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और इस समय मौसम की क्या जानकारी है, इसको लेकर अधिकारियों के संग जो है बैठक की। सीएम धामी ने अधिकारियों संग बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। अमित रतोड़ी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से मौसम उत्तराखंड में लगातार खराब हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बरसात हो रही है, बादल फटने की सूचनाएं भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री आज आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? देखिए रोहित, आपको बताएं जिस तरीके से लगातार मौसम बदला हुआ है और कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइडिंग घटना है। अगर हम बात करें उत्तरकाशी की, तो वहां पर बादल फटने की जो घटना सामने आई है, इन्हीं के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। और बैठक करने के पश्चात उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आम जनमानस तक, पर्यटकों तक, जो तीर्थयात्रियों तक जो भी सूचना है आपदा संबंधित, जो मौसम बिगड़ने की सूचना, ये सही जानकारी उन तक पहुंचाया जाए। कहाँ पर रोड अवरुद्ध है वहां तक पहुंचाया, साथ ही साथ जो भी मार्ग अवरुद्ध है उनको खोलने का प्रयास संबंधित जिलाधिकारी, संबंधित आपदा प्रबंधन विभाग उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको सुचारू रूप से संचालन करें उनका, ताकि कोई मार्ग अवरुद्ध ना रहने पाए, लोगों को किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। रोहित जी, बंद सड़कों को शीघ्रता से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कहाँ कहाँ सड़कें बंद हैं अमित इस समय? देखिए रोहित, आपको बताऊं तो बंद सड़कों के अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में, तो प्रदेश में जो है करीब 450 से अधिक सड़कें हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है और जो स्टेट हाईवे जो हैं वो बंद हैं, जिनको खोलने को लेकर जो है निर्देश दिए गए हैं संबंधित विभागों को। चाहे जो ग्रामीण सड़कें हैं वो पीएमजीएसवाई के माध्यम से खोली जाएंगी। जो एनएच की जो सड़कें हैं वो उनको उसके लिए जो है लोक निर्माण विभाग को जो है सड़कें तुरंत खोलने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर जो भी मलबा आ रखा है या बोल्डर आ रखे हैं, वहाँ पर अपनी संबंधित जो विभाग है वो जेसीबी और पॉकलैंड मशीन के जरिए उनको खोलें, सुचारू करें आवागमन, ताकि जो तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं या फिर जो पर्यटक आ रहे हैं उनको या फिर जो स्थानीय लोग हैं उनका आवागमन में कोई दिक्कत किसी भी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं ये एक्स पर अपने पोस्ट अपडेट करते हुए ये अपील भी की है लोगों से, श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से और स्थानीय लोगों से कि अगर जरूरत ना हो तो जो अनिश्चित अगर जरूरत ना हो तो ऐसे में जो आवागमन है या फिर जो बेवजह जो है आवागमन ना करें, ताकि किसी भी परिस्थिति का आपको सामना ना करना पड़े। इन्हीं चीजों को लेकर भी अगर हम बात करें तो आपदा परिचालन केंद्र में उन्होंने संबंधित विभागों को ये सब निर्देश दिए हैं कि लोगों तक सूचनाएं सही और सटीक पहुंचाई जाए। साथ ही साथ जो भी मार्ग अवरुद्ध है, जो भी कार्रवाई की जानी है विभागीय अधिकारियों की तरफ से, उनको सुचारू रूप से पूर्ण करें। अमित, चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई है। मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है, कल कैसा मौसम रहने वाला है? देखिए रोहित, आपको बता दूं निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम बिगड़ा हुआ है, इसको लेकर जो है माफ कीजिएगा, गढ़वाल जो आयुक्त की तरफ से, विनय शंकर पांडे की तरफ से ये एक दिन के लिए स्थगित की गई है चारधाम यात्रा, ताकि श्रद्धालु जो है उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग ने जो है 1 जुलाई तक जो है पूरे प्रदेश में जो है कहीं कहीं पर भारी से बहुत अधिक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसमें कि हम बात करें तो चंपावत, पिथौरागढ़, इसके साथ साथ पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, कई जनपद इसमें सम्मिलित हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में जो है जो बारिश की यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पर गरज और चमक के साथ बिजली और बौछारें गिरने की संभावना। साथ साथ जो नदियों का जलस्तर है, गंगा नदी का जलस्तर है, ये जो है बढ़ने की संभावना। इसको लेकर जो है संबंधित जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस विभाग है, उनकी तरफ से जो है लोगों को नदी नालों के किनारे जाने से रोका जा रहा है और लोगों को जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से वहां ना जाने की अपील की जा रही है। अमित, उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री सिलाई बैंड के पास जो बादल फटा है, जिसमें 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, 9 लोग अभी भी लापता हैं, उनको लेकर सीएम ने कुछ पूछताछ की है अधिकारियों से?
जी, देखिए अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो जो देर रात ही करीब 2 से ढाई बजे के बीच वहाँ पर बादल फटा था सिराई बैंड में, जहाँ पर कि जो मजदूर थे, श्रमिक थे, वो दबे थे, जिनमें से कुछ लोगों को जो है राहत एवं बचाव कार्य के जरिए जो है निकाल लिया गया था, लेकिन 9 लोग अभी भी उस भूस्खलन या उसे जो बादल फटने की घटना में जो है वो अभी भी लापता हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं प्रशांत आर्य उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं, साथ आपदा प्रबंधन विभाग ठीक है को अमित, स्पष्ट। ठीक है अमित, आप नज़र बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री सिलाई बैंड के पास बादल फटने से 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 9 लोग लापता हैं। जिला प्रशासन ने लापता श्रमिकों की सूची जारी की है। सभी लापता श्रमिक नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से खोल दिया गया है, जबकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में अभी फिलहाल समय लगेगा। जिला प्रशासन आस आउट हुए है। सड़क की जगह वैली ब्रिज बनाकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने पर भी विचार कर रही है। आज NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जनता का भी उसमें सहयोग है, जो वहाँ गांव के निवासी हैं, मिलके ही काम करते हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंड के पास और ओजरी बैंड के पास। तो वो चूँकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज़्यादा है, तो NH बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी। जहाँ तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, वहाँ पे उनको रोका गया है होल्डिंग पॉइंट्स पे। और उनसे मेरा आग्रह भी है कि चूँकि मौसम पूरा उत्तराखंड और पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही 1 या 2 दिन के लिए अभी स्थिति थोड़ा वर्षा की ज़्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा को रोका गया है। तो जो यात्री जहाँ पर है वो कृपया वहीं पे रुके रहें। और ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी जगह पे जहाँ पे रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था है, तो किसी भी तरह की कोई ओवरचार्जिंग या कोई कीमत में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की नहीं की जाएगी। मेडिकल टीम अपनी जगह पे तैनात है, एम्बुलेंसेज भी रेडी हैं। बस यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि वो धैर्य बनाए रखें। काम चल रहा है रिस्टोरेशन का, शीघ्र ही आज हम उसको पूरा करें। तो लगातार जो है रेस्क्यू का काम जो जारी है, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ठहरने की अपील की जा रही है और 4 धाम यात्रा पर भी 24 घंटे की निगरानी की जा रही है और रोक भी लगाई गई है। दीपक हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जो सिलाई बैंड के पास जो भूस्खलन हुआ है, जो लोग लापता हैं, उनकी खोजबीन जारी है, क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी? कब तक सुराग मिल जाएगा? कहाँ फंसे हैं ये लोग? जी बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में सिलाई बैंड के पास जो दुर्घटना घटी है, उसमें जो है अपडेट है कि 20 लोगों को जो है सुरक्षित निकाल लिया गया और अभी जो 9 लोग हैं वो लोग जो है मिसिंग चल रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए जो है युद्ध स्तर पर जो है रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी जो उत्तरकाशी है खुद कंट्रोल रूम में जो आज सुबह से ही कंट्रोल रूम में बैठे हैं, लगातार जो है जो राहत एवं बचाव कार्य है उसकी निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले मेरी जिलाधिकारी उत्तरकाशी से बात हुई थी, तो जिलाधिकारी उत्तरकाशी का कहना है कि जो रेस्क्यू अभियान है लगातार युद्ध स्तर पर जारी है और जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है 2 जगहों पे जो है वॉश आउट हुआ है, तो उन्होंने जो वहाँ पे यात्री फंसे हैं उनको जो है उनसे अपील की है कि वो जो है सुरक्षित स्थानों पे बने रहें और किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी ना दिखाएं और अफवाहों पे ध्यान न दें। साथ ही साथ में जो जिला प्रशासन है, जहाँ जहाँ जो 2 जगह जो वॉश आउट हुआ है, तो वहाँ पे जो है वैली ब्रिज बनाकर जो है यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए जो है कार्य योजना बना रहा है। साथ ही साथ जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, जो लोग हैं उनको ढूंढने के लिए जो है युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। जी ठीक है दीपक, आप नज़र बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। और बड़ी खबर आ रही है भारी वर्षा के बीच लक्सर से बड़ी खबर है। लक्सर में सोलानी नदी उफान पर है, गांव में पानी घुसने लगा है। लगातार बारिश से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। 2 साल पहले भी लक्सर का ये जो गांव है वो डूब गया था। जलभराव से बाढ़ जैसे हालात जो है पैदा हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सोलानी नदी जो है उसका जल स्तर बढ़ गया है। लगातार बरसात जो हो रही है वो चिंता की लकीरें जो है प्रशासन के सामने पैदा कर रही है और प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है। आज देश भर में रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 123वां संस्करण सुना गया। सीएम धामी ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता देश विदेश में बने
कीर्तिमानों और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या जैसे काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 64% आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस और प्रकृति संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार हस्त निर्मित उत्पादों की सराहना भी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से जारी चारधाम यात्रा को मौसम खराब होने की वजह से एक दिन के लिए रोक दिया गया है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मौसम को देखते हुए फैसला लिया गया है और आगे की यात्रा भी मौसम पर निर्भर है। चारों धामों में से 2 धाम उत्तरकाशी में है और लिहाजा यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल से हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने चारधाम सहित विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जिस तरह से चारधाम यात्रा भी चलती है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचते हैं, ऐसे में दिक्कतें आप लोगों के सामने किस तरह की आती हैं काम करने को लेकर? देखिए, मैं जो सोचना है और जो मुझे दिखता है कि हमेशा जो हमें वहाँ पे जितनी भी संस्थाएं कार्य करती हैं उनको बजट लगभग मार्च लास्ट या अप्रैल में उपलब्ध कराया जाता है और 1 महीने के अंदर ही यात्रा शुरू हो जाती है। तो उस टाइम उस बजट को ठिकाने लगाने के अलावा कोई भी नहीं होता, क्योंकि 1 महीने में आप देखते हैं कि वहाँ भी कार्य करने के लिए भी बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती। दिन में रोज़ ही बारिश हो जाती है। तो मैं 2022 से मेरा निरंतर अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो भी बजट उपलब्ध कराया जाए उसे सितंबर अक्टूबर में कराया जाए और जिससे कि जो 6 महीने जब यात्रा काल नहीं होता है उस टाइम कार्य हो जाए और मार्च तक हर एक कार्यदायी संस्था को बोल दिया जाए कि भाई मार्च लास्ट तक वो कार्य पूर्ण हो जाए और जिससे कि धरातल पे कार्य हो भी और वो लंबे समय तक रहे। क्योंकि जो कार्य अभी होते हैं वो 1 महीने के अंदर, मैं अभी देख रहा हूँ लगभग यमुनोत्री में 10 करोड़ से ऊपर के कार्य हुए। तो अगर आज आप वहाँ ग्राउंड पे जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सब टूट चुका होगा, क्योंकि जब तक कार्य पूरा नहीं होता तब तक यात्रा शुरू हो जाती है और वो मतलब बहुत जल्दी में कार्य कराया जाता है और वो उसमें लिपापोती के अलावा और कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और क्योंकि जो भी बजट उपलब्ध हो वो समय से हो और यात्रा की दृष्टि से हो कि अब हमने देखा कि 1 महीने के अंदर अंदर यात्रा शुरू होने वाली है, उस टाइम बजट रिलीज़ होता है तो वो तो निश्चित है कि वो बजट को ठिकाने लगाने वाला कार्य है। अच्छा, क्योंकि आपदा जैसे हालात बनते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं आपदा जैसे हालात, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं पहले से तैयार की जाती हैं कि इस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो लोग हैं उनको क्षति ना हो या फिर घरों तक में मलबा जो भर जाता है उसमें व्यवस्थित उसको कर सके कि इस तरह की दिक्कतें ना हो, तो उसके लिए क्या कुछ योजनाएँ तैयार की जाती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो भी योजनाएं बनती हैं केवल कागजों के लिए ही बनती हैं और धरातल पे आने के लिए तो क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ। यमुनोत्री धाम में 2024 में जुलाई अगस्त में आपदा आई थी और सरकार या कार्यदायी संस्था कितनी संवेदनशील है कि उसके लिए बजट मार्च लास्ट में उपलब्ध होता है और कार्य आज तक भी शुरू नहीं हो पाया और कार्य जो शुरू भी हुआ तो कभी कि मशीनें नहीं पहुंच रही हैं, कभी सरकार भाई अगर कार्यदायी संस्था ने वहाँ पे धरातल के हिसाब से आगणन तैयार किया होता या कार्यदायी संस्था ने वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से आगणन तैयार किया होता तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार ने वहाँ बैठे बैठे जो हमारे अधिकारी हैं वो बिना उसके, जबकि मेरी शुरू में ही चाहे तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उनके समक्ष और ये जो इरिगेशन के सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उनसे मैंने बोला था वहाँ पे तब तक कार्य नहीं हो सकता है जब तक वहाँ पे बड़ी मशीनें नहीं पहुँचाई जाएंगी। तो इन्होंने आगणन में ना तो मशीनें पहुँचाने का कोई वो
प्रस्ताव था, ना उसमें उसके लिए बजट का प्रावधान था। बाद में ये ढूंढते हैं कई दिनों तक, फिर बोलते हैं कभी कि हेलीकॉप्टर से जाएगा, इससे जाएगा भाई। और जब जिस ठेकेदार ने वहाँ निविदा ली है वो बाद में कैसे मना कर सकता है कार्य करने के लिए? उस ठेकेदार पे तो आपदा के तहत बिल्कुल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी सारी उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। सरकार को मैंने बोला था, जब जिस ठेकेदार ने, जिस फर्म ने काम करने के लिए मना किया है उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है? मैंने कहा मुझे कागज़ उपलब्ध कराएं। आज तक ये तक उपलब्ध नहीं कराया गया है कि उसकी जो धनराशि जमा होती है जो टेंडर लेने के लिए, वो तक उस तक का पता नहीं है कि इन्होंने उसको भी वहाँ पे मर्ज कराया है, फोरफिट कराया है या नहीं। केवल सरकार अधिकारी अपने काम के प्रति इतने लापरवाह हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं है, केवल भ्रष्टाचार के अलावा उनका कोई ध्यान नहीं है। मतलब अक्सर ये भी देखा जाता है कि कई क्षेत्रों में सुख सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा का लेकर के अच्छा व्यवस्था नहीं है, या फिर रोजगार के संसाधन नहीं है। क्या यही वजह है पहाड़ों से पलायन की? बिल्कुल। देखिए, किसी भी व्यक्ति का है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही 3 चीज़ें हैं जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ के रख सकती हैं। और हमारे यहाँ खासकर यमुनोत्री विधानसभा में जो यमुना घाटी वाला क्षेत्र है उसमें लोग कृषि में भी काफ़ी निर्भर है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा कम पलायन भी था। और ऊपर से माँ यमुनोत्री जैसा धाम हमारे पास था, तो वो हमारा आस्था ही आस्था नहीं, वो हमारी आर्थिकी से भी बहुत अच्छे से जुड़ा होता। इसलिए मेरा शुरू से ही एक ध्येय रहा है कि जब मैं 2022 में बना तो मेरा ये रहा कि यमुनोत्री जी के लिए एक मास्टर प्लान लाया जाए। और मास्टर प्लान के लिए, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मास्टर प्लान के लिए निविदा आमंत्रित करी और मास्टर प्लान भी तैयार किया गया। पर उस मास्टर प्लान को तैयार हुए भी लगभग 2 साल हो चुके हैं और आज तक मुझे हर बार आश्वस्त किया जाता है कि आपको इसमें जल्दी बजट का आवंटन करेंगे और वहाँ पे सुख सुविधाओं के जो भी, क्योंकि यात्रियों को जितना वहाँ पे सुख सुविधाएं मिलेंगी तो उतना यात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। तो यात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो निश्चित है कि वो यात्रा वहाँ पे लोकल लोगों के लिए जितना यात्री आएगा उतना वहाँ पे रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे और रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे तो अपना आप ही पलायन बहुत कम होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का तो अभाव है ही है, क्योंकि हमारी विधानसभा यमुनोत्री में चाहे आप 2 बड़ी नगर पालिका हैं, बड़कोट और चिन्यालीसौड़, दोनों ही जगह एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। और मैं कई बार माननीय धन सिंह रावत जी के पास मैं बार बार आपने अगर देखा होगा तो मैंने सेशन में भी 2-3 बार ये चीज़ें उठा ली हैं कि मेरे यहाँ उसका बहुत ज़्यादा डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है स्पेशलिस्ट। तो उस पर हर बार मुझे आश्वासन मिलता है कि आपको बस इस बार ही आपके यहाँ डॉक्टर देंगे, आपके यहाँ डॉक्टर देंगे। उसके बावजूद भी आज तक मुझे हमारी किसी भी, चाहे बड़कोट है या चिन्यालीसौड़ है, कहीं पे भी कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बारी फिर मुझे आश्वासन मिला है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और स्वास्थ्य सचिव से, तो मैं आशा करता हूँ कि इस बारी ज़्यादा ना हो तो 1-1, 2-2 स्पेशलिस्ट हमारी हॉस्पिटलों को मिल जाएं। अच्छा भाई साहब, क्योंकि किसानों का एक जिक्र आया है, क्या जिस तरह से सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, क्या आपके क्षेत्र में किसानों की आय दोगुना हो पाई है अभी तक? दुगना तो जोड़िए, मैं कहता हूँ जितनी आय थी खासकर यमुना घाटी में जो बेमौसमी सब्जियों का बहुत अच्छे से शुरू से ही, आज से नहीं, ये सरकार तो अभी 2022 से ये दावा कर रही है, पर यमुना घाटी पूरी जितनी है और उसमें कुछ एरिया ये हमारे बंचौरा साइड का भी है, यहाँ पहले से ही जैसे टमाटर, मटर वगैरह की वो की जाती है। और अब
वो तो किसान, मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार ने, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है कि सरकार ने कुछ किया है तब हुआ है। वो अपने आप हमारे स्थानीय किसानों की मेहनत है और उनको सरकार की जो योजनाएं, अगर मैं तो ज़्यादातर योजनाओं का यही होता है कि मैं शुरू से ही माननीय कृषि मंत्री जी से ये कहता आया हूँ कि भाई वहाँ पे लोग सेब का भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो अगर ये है कि कुछ लोगों को मिलता है फ़ायदा, पर उतने लोगों को नहीं मिल पाता। अगर 500 लोगों ने आवेदन किया है और 50 लोगों को मिले तो वो है कि भाई अगर आप एक तरफ सरकार बोलती है हम आय दुगनी कर रहे हैं, हम पलायन के लिए वो बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, तो जो अभी मेरा अपना कहना सोचना ये है कि सरकार योजनाएं दे और उनको उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी बिल्कुल लोग हों, अधिकारी हों, और वो अधिकारी ये ना हो कि थोड़े से भ्रष्टाचार के लिए कोई कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर बिल्कुल कठोरता से उस पर वो हो कि अमल में लाया जाए। ऐसा नहीं कि वो एक बार योजना दे दी और फिर कोई मॉनिटरिंग कर नहीं रहा है, किसी ने योजना चल रही है या नहीं चल रही है, किसी ने, क्योंकि ऐसा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं केवल योजना के नाम पे योजना लेते हैं, उसको धरातल पे उतारते नहीं हैं। तो योजनाएं भी उन्हीं लोगों को मिले जो धरातल पे कार्य करने के इच्छुक हों, और उसके लिए सरकार को बिल्कुल उस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और तभी ये किसानों को दुगना हो पाएगा। नहीं तो अभी तक तो मैं खासकर जो देखता आया हूँ उसमें किसान की अपनी मेहनत है, उसमें सरकार का कोई योगदान ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत ये कहे कि अभी सरकार ने कराया दुगनी हो गई है आय। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो विधायक जो हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर राज्यों के हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।